सो टुडे वी हैव सर्टेन नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स विद अस। तो ये जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, कुछ कहेंगे सर हमारे लिए एकदम नया है। तो इकोनॉमिक्स का बेसिक मीनिंग तो आई होप सो सबको पता है जो हमारे साथ हैं। गिवन अवेलेबल रिसोर्सेस को, जो स्कैर्स भी हो सकती हैं, कैसे यूज करना है कि सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा से ज्यादा हो। आप किस इंसान को जीनियस और इंटेलिजेंट बोलेंगे जो 2 रुपए मार्केट में ले जाके 2.5 रुपए का सामान खरीदे, या 2 रुपए मार्केट में ले जाके 2 रुपए का सामान खरीदे? 2 रुपये मार्केट में लेके जाए और 2.5 रुपए का सामान खरीद के ले आए। तो एक पेरेंट ने मेरे से पूछा बहुत सालों पहले कि सर अपने बच्चे को हम इंटेलिजेंट कैसे बनाएं। मैंने कहा आप उसको 100 रुपए दे दीजिए और सब्जी मंडी भेज दीजिए और कहिए कि 120 रुपए की सब्जी है जो तुम्हें 100 में खरीद के लानी है। अगर वो खरीद लिया तो ही और शी हैज गुड नेगोशिएशन स्किल्स, और अगर नहीं खरीद पाया तो फिर अगले दिन भेजिएगा। सर फिर भी नहीं खरीद पाया, फिर अगले दिन भेजिएगा। भेजते रहिएगा भेजते रहिएगा भेजते रहिएगा, एक दिन खरीदना सीख जाएगा। समझ में आ गई बात? तो बस इकोनॉमिक्स कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है। तो कुछ बच्चों के साथ हमने ये चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट इसमें कुछ चीजें एड ऑन थी, तो आई थॉट कि मैं ये भी आपको पढ़ा दूं। सबसे पहले ये बात सबको आई होप सो क्लियर हो गई कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, अवेलेबल रिसोर्सेज को कैसे यूज करें कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। इतनी बातें सबको समझ में आई या उड़ गई सबके सिर के ऊपर से? पक्का? अंडरस्टूड एवरीबडी? चलिए तो लेट्स मूव फर्दर चिल्ड्रन। तो मान लेते हैं कि आपके पास 500 रुपए जेब में है और आपको एक चश्मा खरीदना है मेरी तरह। लेंस कार्ट पे चश्मा मिलेगा 499 का और मोहल्ले की लोकल दुकान पे है 650 रुपए का। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बच्चों, जवाब दीजिए। लेंस कार्ट पे 499, मोहल्ले की लोकल शॉप चश्मा घर में 650 रुपीज का है। व्हाट यू वुड बी डूइंग? ऑनलाइन खरीदेंगे? नहीं, मैं होऊंगा तो लोकल शॉप पे जाऊंगा और उसको बताऊंगा देखो लेंस कार्ट वाले 500 में दे रहे हैं, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं उससे खरीद लूंगा। समझ में आ गया? और उस पर्सन को मैंने एविडेंस भी दे दिया है। अब उस पर्सन को अगर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कट करना है, हमको अपना कस्टमर बनाना है, एक बार हमको बेचेगा, हम 4 लोग और लेके आएंगे, तो वो पर्सन कैलकुलेट करेगा ठीक है इनको बेच दो, ये और जिन 3-4 लोगों को बोलेंगे चश्मा घर बहुत अच्छी दुकानदार है, आप यहां से जाके शॉपिंग करिए, तो मेरी सेल बढ़ जाएगी। तो इन माय ओपिनियन ऑनलाइन शॉपिंग कभी नहीं करनी चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग का सिर्फ रेट लेना चाहिए और ऑफलाइन स्टोर में जाके उसको दिखा देना चाहिए। शायद आपको सामान सस्ता ऐसा नहीं होगा, मिल ही जाएगा आपको। पीपल अंडरस्टूड दिस? पक्का? तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। 2 साल पहले, धनतेरस के 4 दिन पहले, इलाहाबाद में एक बड़ी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, आशियन कंपनी। तो विचार बना घर में कि नया रेफ्रिजरेटर खरीदना है, ट्रिपल डोर, नया रेफ्रिजरेटर ट्रिपल डोर। तो वेंट टू दैट शॉप और वहां जाके जब रेट पूछा तो अमेजोन और उनके रेट में लगभग 2,500 से 3,000 रुपए का डिफरेंस था। अब लोग क्या बताने लग गए, शॉपकीपर क्या बताने लग गया, सेल्समैन, अरे सर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ये वो। मैंने कहा भाई वर्लपूल का फ्रिज तो वर्लपूल का ही रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि अमेजोन ने अपने घर में बनाया उसको। वॉट इट क्लियर? कह रहा नहीं सर वो लोग कुछ पार्ट्स वगैरह, मैंने क्या कंप्रेसर निकाल लेंगे फ्रिज से? तो ये सब भाई पागल बनाने की बात है। होता क्या है कि भाई अमेजोन ऑल इंडिया बाइंग करता है वर्लपूल से, इतना स्टॉक बल्क में खरीद लेता है जो लोकल शॉपकीपर बेचारा परचेज नहीं कर पाता। लोकल शॉपकीपर महीने में 10, 20, 50, 60, 100 फ्रिज बेच देगा, अमेजोन तो हजारों लाखों की संख्या में खरीदता है। तो अमेजोन वालों को वर्लपूल वाले डिस्काउंट ज्यादा देते हैं। तो उसने सारा पटर पटर कर लिया और मैं भी पूरा होमवर्क करके गया था, क्योंकि मम्मी ने बचपन में सिखाया था बेटा होमवर्क जरूर कर लेना। तो मैंने उनको वर्लपूल की वेबसाइट दिखाई। मैंने कहा 47,500 इज द एमआरपी, लगभग 20-22% का इस पे डिस्काउंट है, तो इनका प्राइस तो अमेजोन से भी कम है। ऐसा तब बताया मैंने जब उन्होंने बोला सारी बहस करने के बाद, ठीक है हम आपको अमेजोन के प्राइस पे दे देंगे ताकि मैं उनसे खरीद लूं। मैंने कहा ये तो मैं आपको बता रहा था कि अमेजोन का प्राइस आपसे 2,500 सस्ता है। वर्लपूल की अपनी वेबसाइट पे अमेजोन से भी 1,500 रुपए सस्ता है। 34,500 रुपीज का वो लोग दे रहे हैं और आप क्या 37 का है। पहले आप 40,500 का दे रहे थे, तो पहले मैंने अमेजोन की प्राइस दिखाकर उनसे रेट कम करवा लिया, फिर वर्लपूल की प्राइस दिखाई उनको, अब तो बेचारे फंस गए। उन्होंने डिपो फोन किया, कह रहे कि हाँ ऑनलाइन पे तो हम इतने का बेच रहे हैं। कह रहे जब आप इतने का बेचेंगे तो हमसे कौन खरीदेगा? कह रहे वो हम नहीं बता पाएंगे बट हमारी प्राइस इतनी कम है। तो उसने कहा चलिए सर आपकी बात है तो ले लीजिए आप, 1,000 रुपए का डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, बट उसने सो कॉल्ड मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दिया। फिर मैंने एक और पत्ता खोला अपना, मैंने कहा HDFC का क्रेडिट कार्ड है, उस पर भी तो 10% का डिस्काउंट है। कह रहा हाँ सर वो तो बैंक वाले आपको देंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप EMI पे ले लीजिए।
तो आपको फ्रिज पड़ेगा 34,500 का और 10% डिस्काउंट आपको 90 डेज के बाद वापस आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये मैंने झूठ बोला था उनसे। वर्लपूल की साइड पे ऐसा एचडीएफसी का कोई ऑफर बट वो लोकल शॉप पे था, तो यहीं पे डिफरेंस था बस। अमेजोन का प्राइस कम है और लोकल शॉप पे एचडीएफसी कार्ड की वजह से कम है, ताकि दोनों में पैरिटी आ जाए। तो मैंने सारे एडवांटेजेस ले लिए, और जो फ्रिज 2 दिन पहले 39,500 40,500 का था, वो 30,500 रुपीज का पड़ा। दिस इज कॉल्ड एज रियल इकोनॉमिक्स चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात, कैसे रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। बट क्या दवाई की दुकान पे जाके कोई इतना गई और बहस करता है? क्योंकि पता है भैया, दवाई जल्दी लो नहीं तो इंसान कट लेगा जिसके लेके जा रहे हैं। ओके, तो मेडिसिन के बिजनेसमैन के साथ ये कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम नहीं आती। तो पीपल अंडरस्टूड वंस मोर व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अवेलेबल चीजों का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होगा, दैट इज इकोनॉमिक्स बेसिकली। सार्थक जी, अनुष्का जी, कोई क्वेरी आपकी? पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी क्वेरी? पक्का? इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती है, सबको पता है सर, जैसे पेड़ की 2 ब्रांचेस होती हैं। यस, एक माइक्रो और एक मैक्रो। जब हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल बिजनेसमैन, वी हैपन टू से दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है बट इंडिया में नहीं है। इंडिया में इलेक्शन अगले साल है बट यूपी में नहीं है, तो यूपी का इलेक्शन विल बी कॉल्ड एज माइक्रो और इंडिया का इलेक्शन मैक्रो। समझ में आ गई इतनी बातें? पक्का? घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम है, पूरा मेन्यू डिसाइड करना है, आपने पापा से बोला रबड़ी जरूर रखवा दीजिएगा, तो आपका जो हपशीपना है माइक्रो, और पापा की जो प्लानिंग है वो, समझ में आया कि नहीं आया? आप सिर्फ इस बात को लेकर चिंता में है, कोविड आ गया है, पापा पॉकेट मनी पता है दे कि ना दे, क्योंकि घर से तो बाहर निकलना नहीं है, तो नालायक को पॉकेट मनी की क्या जरूरत है तुमको। बट आप कह रहे नहीं, मेरे को पॉकेट मनी दीजिए, मैं बैंक में उस पैसे को जमा कराऊंगा। इट इज कॉल्ड एज माइक्रो। और पापा के ऊपर जो पूरे घर के खर्च का बर्डन है, तो माइक्रो मैक्रो। समझ में आ गया? तो इंडिविजुअल पैरामीटर्स और वेरिएबल्स की जब हम बात करते हैं, दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज व्हाट? माइक्रो। तो यू वेंट टू स्कूल, घर आए, मम्मी ने पूछा क्या पढ़ाया गया, क्या होमवर्क मिला, वगैरह वगैरह वगैरह, इट इज माइक्रो। पूरी क्लास में आज 3 बच्चों का मम्मी बर्थडे था और तीनों भयंकर लड़ाई किए कि पार्टी कौन देगा। एक कह रहा है तुम पार्टी दो, तुम कह रहा है तुम पार्टी दो, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मैक्रो। पूरी क्लास ने मजा लिया, सब ताली बजाए। फंडामेंटल लॉजिक क्लियर हो गया? तो माइक्रो का मतलब सिंगुलर और मैक्रो का मतलब प्लूरल। अंडरस्टूड दिस? लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, आपको जेरोक्स नोट्स आपको मिल जाएंगे, नॉट टू वरी। So economics is a science of human behavior concerned with allocation of resources in such a manner that consumer can maximize their satisfaction. आप पापा के ऑफिस गए, अंकल एक्स और अंकल वाई बैठे थे पापा के साथ, कितने लोग हो गए टोटल? और आप मेरे को भी पापा के ऑफिस ले गए, अब कितने हो गए? ऑलरेडी बच्चों 3 लोगों के लिए चाय ऑर्डर हो चुकी है, अब चाय फिर से ऑर्डर करेंगे तो आने में टाइम लगेगा। व्हाट कुड बी डन कि चारों को टी सर्व की जा सके? डिवाइड कर लें 3 टीज को 4 में। आप रेस्टोरेंट जाते हैं और देखते हैं मेन्यू में एक, आज कौन सा डे है? फ्राइडे। चलिए चिकन मैनचाओ सूप की बात करेंगे आज। ट्यूसडे होता तो वेजिटेरियन सूप की बात करते। चिकन मैनचाओ सूप आपने ऑर्डर किया और बोला कि 1/2 कर देना। 1/2 मतलब 2 सूप को एक में ले आना। एक को क्यों एक को 2 कर दे रहा? क्योंकि 2 लोग हैं। अच्छा 3 होते तो 1:3, 10 होंगे 1:10 ले आना। तो वेटर कहेगा भैया काम करेंगे, एक बाउल में दे देंगे, सब लोग सूंघ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। तो 2 लोग नहीं है, सूप की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है बिकॉज आपको खाना भी खाना है, टाइम गैप बहुत कम है। व्हाट इट क्लियर? तो आप थोड़ा सा कम पिएंगे तो आप खाना इजिली खा लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज 1:2। बट जब आप किसी शादी ब्याह के कार्यक्रम में जाते हैं, क्या वहां पे बोलते हैं 1:2 देना? अरे भर दो पूरा बाउल, नहीं पिया जाएगा तो फेंक दें, कौन पैसा लग रहा है पिताजी का। बट रेस्टोरेंट जाके क्यों आप ये सब हरकतें करते हैं 1:2? क्योंकि वहां पे आपके अपने पैसे लग रहे होते हैं, आपको अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 100 रुपए घर से ले जाकर 120 रुपए की सब्जी नेगोशिएट करके लाना इज नोन एज इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमी? इट इज अ सिस्टम इन विच पीपल गेट अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इन एक्सचेंज यू पे मी समथिंग, आई सेटिस्फाई माई वांट। आप आज पढ़ रहे हैं 11th में, कल को 12th में जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी वगैरह वगैरह, कोई जॉब करेगा, कोई बिजनेस करेगा। क्यों करेंगे आप ये सब हरकतें? सर क्योंकि हमारे घर में सबने की हुई है।
नो, टू अर्न अ लिविंग, अर्न अ मनी, टू अर्न अ लिविंग। समझ में आ गया कि नहीं? टू अर्न अ लिविंग। ये जो लोग बोल रहे हैं ना अर्न अ मनी, ये अरबपति बिजनेसमैन बनेंगे जो अपने नौकरों को एक्सप्लॉइट करेंगे। बेटा पैसे की क्या जरूरत है, दिन भर तो तुम ऑफिस में रहते हो, तुम्हारा कोई खर्चा है ही नहीं, बस 11 रुपए ले लिया करो महीने के। चलिए, तो कहीं पे भी भंडारा होता है बच्चों, तो आपकी दादी माँ घर में डिक्टेट कर देती है सबको, सबको जाना है, और सब खुशी खुशी भंडारे में खाना खाने जाते हैं। क्यों? ताकि घर का राशन पानी बच जाए, इसलिए भंडारे में जाते हैं। तो हिंदुस्तानी आदमी कहता है नहीं नहीं नहीं, श्रद्धा है। अरे श्रद्धा का ही तेल लेना है, कोई श्रद्धा नहीं है, भंडारे में फोकट का खाना मिलना है, ज्यादा से ज्यादा 11-21 गुरुद्वारे में दान कर देंगे और दबा के खाएंगे एकदम। दैट इज इकोनॉमिक्स। समझ गए? तो माइक्रो मैक्रो की कहानी क्लियर होगी बच्चों। तो इंडिविजुअल की बात करें, एक इकलौते बिजनेसमैन की बात करें, एक इकलौती मार्केट में जो प्राइस बढ़ी हुई है फालतू में ज्यादा, वहां पे कुछ सेलर्स को बोले कि भाई थोड़ा सा दाम गिरा दो, नहीं तो बायर नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पे और सामान नहीं बिकेगा। इंडिविजुअल पैरामीटर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे स्कूल का रिजल्ट एक साथ आ गया। क्या आपके 10th का रिजल्ट भी तभी आया? नो। तो पूरे स्कूल का रिजल्ट एक साथ आना मैक्रो, और आपका 10th क्लास का रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पे माइक्रो। अब जो बच्चे आईएससी बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के हैं, उनका तो पूरा रिजल्ट ऑल इंडिया एक दिन आता है। बट क्या यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, इनका रिजल्ट भी एक दिन आता है? अलग अलग दिन आता है। तो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स का रिजल्ट अलग अलग डेज पे डिक्लेयर होता है। इट इज कॉल्ड एज माइक्रो। पोर्टल पे होस्टिंग के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट आईएससी और सीबीएसई के बच्चों की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, ऑल इंडिया पोर्टल काम करना चाहिए, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को रिसोर्सेज थोड़े अच्छे रखने पड़ेंगे। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो? पक्का? चलिए, सो डिफरेंसेस क्या है, पर्पस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? हम इंडिविजुअल चीजों की पढ़ाई करते हैं, और यहां पे होल। गवर्नमेंट ने बच्चों जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। कोई बता सकता है किस दिन जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था? व्हाट वाज द डेट? 30 जून भी बोल सकते हैं, 2017, और कुछ लोग 1 जुलाई 2017 भी बोल सकते हैं। इट वॉज इम्पोज्ड ऑन ऑल इंडिया, और इट वॉज इम्पोज्ड ओनली इन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और बिहार, ऑल इंडिया। ये मैक्रो इकोनॉमिक हुआ बच्चों की माइक्रो हुआ? मैक्रो। राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो भी कानून हमारे हैं, ये ऑल इंडिया अप्लाई होते हैं या सिर्फ आपके स्टेट पे अप्लाई होते हैं? ऑल इंडिया। आपके पापा ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और बिल्डर ने थोड़ा सा झूठ बोल दिया, तो आपके पापा बिल्डर को स्यू करेंगे कोर्ट में। उसके ऊपर भी देश में अब कानून आ चुका है, हर स्टेट का कानून, जिसको रेरा बोलते हैं। व्हाट? RERA। तो यूपी का रेरा कानून यूपी रेरा के नाम से जाना जाता है, बिहार का रेरा कानून बिहार रेरा, एमपी का रेरा कानून MP रेरा। तो रेजिडेंट वेलफेयर के नाम से कानून है बेसिकली ये। सो रेरा लॉ इज माइक्रो, बट RTE हो गया, RTI हो गया, ये सब क्या होगा? मैक्रो। कोविड का वैक्सीनेशन हुआ था, आई सपोज कोविड का वैक्सीनेशन हुआ था। आंसर? सबको फ्री में वैक्सीन दी गई, पहली दूसरी डोज, या सिर्फ मेरे को? बट तीसरी जो टॉपअप लगी थी, सॉफ्टवेयर अपडेट जो हुआ था, दैट गवर्नमेंट गेव ओनली टू सीनियर सिटीजन, फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, आर्मी पर्सोनल, मेडिकल पीपल, पुलिस, गवर्नमेंट स्टाफ, इनको सिर्फ फ्री दी गई थी, चुन के, सबको नहीं दी गई। तो आपकी दादी माँ को, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, तो उनको कोविड का वैक्सीनेशन फ्री मिला। बट आपके पापा और मम्मी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उन्होंने 3rd डोज गोविंदा वाली लगवाई। गोविंदा वाली मतलब सर अपने पैसे देके, खुददारी, खुददार मूवी में गोविंदा हीरो था। तो ये जो गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किया कि सिर्फ तीसरी डोज सीनियर सिटीजन को फ्री में लगेगी, बाकियों को पैसा देना पड़ेगा, कौन सी पॉलिसी हुई? माइक्रो। बट पहली दूसरी सबको फोकट में ठोकी जाएगी, इट इज मैक्रो। ऑब्जेक्टिव है माइक्रो इकोनॉमिक्स का कि प्राइस डिटर्मिनेशन के हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट हो। सर इसका क्या मतलब होता है? सर हमारे सिर के ऊपर से उड़ गया, टेंजेंट भी नहीं बना सर, छू के भी नहीं निकला। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आपको न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया की बात याद होगी, परमाणु मूवी में आपने देखा होगा, मैंने बताया भी था, पोखरा में टेस्ट हुआ था, और उस समय प्याज की शॉर्टेज हो गई थी देश में, क्योंकि हर जगह जमीन में प्याज गाड़ दिया गया था, ताकि न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन से जो हीट जनरेट होती है, तो जमीन में आग ना लग जाए। व्हाट इट क्लियर? तो प्याज की शॉर्टेज हो गई थी। परमाणु मूवी आपने देखी होगी,
तो अमेरिकन और पाकिस्तानी स्पाई आपस में बात भी यही कर रहे थे। तो प्याज का जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा तो क्यों बढ़ा? ये सारा प्याज तो पोखरा साइड पे चला गया, सारी सप्लाई वहां चली गई, तो कंट्री में सप्लाई का शॉर्टेज हो गई। डिमांड तो उतनी थी, तो प्राइसेस मस्ट हैव गॉन अप एंड इट वेंट अप ऑब्वियसली। क्या किया गवर्नमेंट ने? लोगों को क्या बोला? प्याज मत खाओ, मुंह से बदबू आती है? नहीं, गवर्नमेंट ने सप्लाई को पूरा करने के लिए दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना स्टार्ट किया ताकि प्याज का प्राइस कम हो जाए। बट बच्चों, अगर प्याज की जगह ये कोई दूसरी चीज होती, आई रिपीट, ये कोई दूसरी चीज होती, ध्यान से सुनिएगा, जिससे पूरी कंट्री में चीजों का प्राइस बढ़ गया होता। सर, जैसे रशिया से आने वाला कच्चा तेल, गल्फ कंट्री से आने वाला क्रूड ऑयल महंगा मिल रहा है कंट्री को, तो हमारे यहाँ पेट्रोल का दाम भी, केरोसिन, डीजल, जितना भी उससे ऑक्टेन वगैरह निकलता है, दाम क्या होगा? सारी व्हीकल्स, अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ गया, बट मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स बच्चों कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करती हैं? डीजल, पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं। तो जब बच्चों क्रूड ऑयल, कच्चा तेल महंगा होगा, उससे डीजल भी महंगा हुआ, तो सारा ट्रांसपोर्टेशन कंट्री में महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर चीज की, सब्जी, भाजी, तरकारी, कपड़ा, जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू क्यों बढ़ेगी? भाई, ट्रक वाला पहले मुंबई से लखनऊ एक पूरा ट्रक सामान लाद के लाता था और 1 लाख रुपए लेता था, अब वो 1,25,000 रुपए ले रहा है, क्योंकि डीजल पहले 80 रुपए लीटर था, अब 90 रुपए लीटर हो गया। तो 25,000 रुपए जिन लोगों का सामान लद के आ रहा है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। तो वो शॉपकीपर जब अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कराने में ज्यादा पैसे देगा, तो किससे रिकवर करेगा? अपने पापा से? किससे? कस्टमर से। कस्टमर कौन है? हम और आप। तो जब हम 100 रुपए का सामान 110 में अब लेके आएंगे, तो हम जिस शॉप पे काम कर रहे हैं, सैलरी भी अपने एम्प्लॉयर से ज्यादा मांगेंगे, क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ गए। आपके पापा बिजनेसमैन है, मान लीजिए आपके पापा का कंप्यूटर्स का बिजनेस है, एक लैपटॉप पहले महाराष्ट्र से, लेनोवो के डिपो से आता था 50,000 का, 500 रुपए लगता था ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन लगने लग गया 800 रुपए, लैपटॉप का प्राइस बढ़ जाएगा, तो आपके पापा को भी लैपटॉप का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। मेरे जैसा टीचर जो लैपटॉप खरीदने जा रहा है, जो बच्चों को पढ़ाएगा उस लैपटॉप से, उसको लैपटॉप महंगा मिल रहा है, तो वो भी आगे फीस बढ़ा देगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, तो पेपर का भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बच्चों पेपर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ेगी, तो जेरोक्स वालों का जेरोक्स भी बढ़ जाएगा। तो मेरे को जेरोक्स वेंडर को ज्यादा पैसे देने होंगे, क्या मैं आपसे सेम अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन ले पाऊंगा? नो, मैं भी आपके चार्जेस। तो ये बढ़ा हुआ प्राइस पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा चिल्ड्रन, या सिर्फ एक दो चीजों को? तो गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा ताकि ये बर्डन इकोनॉमी पे ना आए। क्या करेगी सर गवर्नमेंट? गवर्नमेंट फ्यूल पे जो टैक्स चार्ज करती है, डीजल पे लगभग 90% टैक्स है इंडिया में, और पेट्रोल पे 106%। अगर टैक्स हटा दें तो पेट्रोल आपको 40-45 रुपए लीटर मिलेगा। सर, बड़ी चोर टाइप की गवर्नमेंट है, क्यों चोर है? गवर्नमेंट कहां से खर्चे पूरे करेगी? क्या पुलिस वाले को कोई पैसा देते हैं चोरी की रिपोर्ट लिखने का? आर्मी पर्सोनल जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, आप उनको पैसे देते हैं 100 रुपए जाके निछावर करके? उन सबकी तनख्वाह कहां से आती है? टैक्स से। गॉट इट क्लियर? जो कोविड का इंजेक्शन फ्री में ठोका गया है बॉडी में, 1,000 रुपए की एक डोज थी। सर बढ़िया है सर, हमारे यहाँ सब लोग 3-3 डोज लगवाए सर, 6 लोग रहते हैं, 18,000 रुपए तो ऐसी सरकार का लपेट लिया हमने। तो क्या गवर्नमेंट ने आपसे पैसे मांगे? बिल्कुल नहीं मांगे। समझ में आ गया? तो कहां से आते हैं सब पैसे? टैक्सेस से। तो गवर्नमेंट कहेगी चलो लोगों को रिलीफ देने के लिए डीजल पे 90% टैक्स है, 10% गिरा देते हैं, पेट्रोल पे 107% है, 20% गिरा देते हैं, ताकि हमारा भी नुकसान ना हो और पब्लिक का भी नुकसान ना हो। सो दिस पॉलिसी विल बी अप्लाइड चिल्ड्रन ऑल इंडिया और इन सम पार्ट्स ओनली। ये कौन सी पॉलिसी होगी? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होगी। बात समझ में आई? तो आपके पापा मम्मी घूमने गए शहर से बाहर, शॉपिंग करके घर में सबके लिए कुछ ना कुछ लाए, इट इज मैक्रो। और आप गए थे क्लास अटेंड करने, वापस आए 6 मोमोज पैक करा के, मम्मी पापा ने सोचा हमारे लिए लाए, नालायक खुद ही प्लेट में लाके गबड़ गबड़ खा गए पूरा। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेल्फिश। माइक्रो भी नहीं होगा ये तो, उससे भी गिरा हुआ था। समझ में आई बच्चों बात? सो कंट्री में गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है जॉब की, तो गवर्नमेंट नए सेंटर्स ओपन करेगी, या बिजनेसमैन को कुछ रिलीफ दे कि भाई आपको लैंड सस्ता दे देंगे, बिजली के बिल में 50% डिस्काउंट, वाटर टैक्स आपका 10 साल तक एग्जेम्प्ट रहेगा,
इनकम टैक्स अगले 20 साल तक हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे। आप एक नई फैक्ट्री खोल लीजिए, आप एक नया शोरूम सेटअप कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जॉब दें और हमारे सिर से बोझ कम हो जाए। तो गवर्नमेंट ये प्रैक्टिसेस ऑल इंडिया अप्लाई करेगी बच्चों, या सिर्फ एक दो स्टेट्स में? दोनों बातें सही हैं। अगर ऑल इंडिया ये प्रैक्टिसेस अप्लाई की जाए बिजनेस प्रमोट करने की, वी कॉल देम एज मैक्रो इकोनॉमिक। और अगर एक दो स्टेट्स में पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, गुजरात में गवर्नमेंट बहुत फेवर करती है बिजनेसमैन को, दिस विल बी कॉल्ड एज माइक्रो। ओके, हियर वी सी डिमांड एंड सप्लाई, हियर वी सी एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। इसमें डिफरेंस क्या होता है ये सुनिएगा। चिल्ड्रन, आपके घर के बगल में सब्जी मंडी में पोटैटो की जो डिमांड है बहुत ज्यादा है, और पोटैटो की जो सप्लाई है बहुत कम है, तो क्या होगा? पोटैटो की प्राइस का बढ़ जाएगी ना। पूरी कंट्री में फ्यूल का प्राइस बढ़ा हुआ है, पूरी कंट्री में चिल्ड्रन, पूरी कंट्री में। इस वजह से चीजों के जो दाम हैं ऑल इंडिया, वो बुरी तरह से बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट शुड डू समथिंग, ये तो सबको पता है, बट इस दाम बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। और अगर देश के हालात बहुत ही बर्बाद चल रहे हैं और दाम गिरा जा रहा है, दैट इज डिफ्लेशन। बेसिक टर्म्स में पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं पढ़ाया भी, नॉट टू वरी एट ऑल, जब उनकी क्लास होगी तो उनको भी पढ़ाया जाएगा। बट आप बेसिक मीनिंग याद रख लीजिए, दाम बढ़ना, महंगाई बहुत भयंकर बढ़ रही है, इट इज इन्फ्लेशन, और गिर रही है तो समझ में आ गई बातें। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो हम एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स क्या खरीदना चाहते हैं और एक ग्रुप ऑफ सेलर्स क्या बेचना चाहते हैं, वी टॉक अबाउट दैट ओनली। तो इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? बट जब हम पूरे कंट्री पे इस चीज को देखते हैं, तो हम डिमांड को रिप्लेस किससे करते हैं? एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड जो पूरी कंट्री में होगी, एंड एग्रीगेट सप्लाई मतलब पूरे कंट्री की सप्लाई। तो पूरे कंट्री में अगर हाहाकार मच गई, कोविड के पीरियड में क्या हुआ था बच्चों? चीजों की सप्लाई तो थी, बट डिमांड उतनी ज्यादा क्यों नहीं थी सर? ट्रांसपोर्टेशन पूरा ब्लॉक था 2-3 महीना लॉकडाउन पे। गैया दूध तो दे रही है, बट अब दूध की खपत ज्यादा हो गई। क्यों खपत ज्यादा हो गई? सर पापा का भी ऑफिस ऑफ था, शॉप पे नहीं जा रहे थे, दिन में 5 बार पहले चाय पीते थे, 25 बार चाय पी रहे हैं, तो मिल्क का कंजम्पशन। गैया कह रही मैं तो उतना ही दूध दूंगी, मैं तो ज्यादा दूध ना देने वाली, चाहे गुप्ता जी, शर्मा जी, मल्होत्रा जी ज्यादा चाय पिए चाहे कम। तो अल्टीमेटली दूध की डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस क्या हो गया चिल्ड्रन? तो सिर्फ अगर आपके मोहल्ले में ऐसा हुआ माइक्रो, और पूरे कंट्री में ऐसा हुआ, तो अंडरस्टूड दिस? तो इंडिविजुअल डिमांड, पर कैपिटा इनकम माइक्रो के एग्जांपल्स हैं, एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो आपका रिजल्ट जिस दिन निकला इंडिया में, दूसरे भी बोर्ड के स्टूडेंट्स का निकला, सिर्फ आप ही का आया था? सीबीएसई या आईएससी बोर्ड के दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स का भी आया ना? ऑल इंडिया आया, इट इज मैक्रो, इट इज मैक्रो। मार्क जकरबर्ग को मैंने पढ़ाया था, तभी उसकी मम्मी ने उसका नाम मार्क रख दिया, मैक्रो मैक्रो से। समझ में आ गया माइक्रो मैक्रो क्या होता है बच्चों? चलिए, तो ये डिफरेंसेस अगर आपको लिखने हैं, बेसिक पॉइंट्स कुछ नोट करने हैं तो कर लीजिए, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एल्स नोट्स आर अवेलेबल। चलो, माइक्रो मैक्रो की कहानी मेरी जुबानी समझ में आ गई। अभी मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, पता नहीं क्या भड़का लड़का के चले आए, इंडियन स्टूडेंट्स की डिग्री ही कैंसिल कर दी उन्होंने। कुछ बोल के आए हैं, मैंने बोला था उनको मत बोलिएगा, बट बोला है। खैर, ये मैक्रो इकोनॉमिक हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक हुआ? मैक्रो इकोनॉमिक, समझ में आ गया। बट अगर किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को न्यूयॉर्क बुला लिया जाए स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, विल दैट ऑल्सो बी कॉल्ड एज मैक्रो फॉर इंडिया? इट विल बी माइक्रो। आपने सुना होगा गुजरात में हर साल एक बिजनेसमैन का समिट होता है। अभी यूपी में भी इस बार फरवरी में हुआ था, 9-10-11 फेब को। काफी इंटरनेशनल बिजनेसमैन भी इंडिया में आए थे। तो दैट इज ओनली टू फोकस द ग्रोथ ऑफ यूपी और ऑल स्टेट्स इन इंडिया? ओनली यूपी। तो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक चिल्ड्रन? दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक। समझ में आई बात या बिल्कुल नहीं आई? चलिए, अगला कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा जो लिटरली अब टेस्ट नहीं होता है चिल्ड्रन, किसी जमाने में ये पूछा जाता था, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर कुछ पूछ रहा हूं। आई वॉन्ट पीपल टू राइट दिस इन देयर इकोनॉमिक्स नोटबुक्स। रेडी एवरीबडी? चलिए, मार्क जकरबर्ग, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो जाए,
will be the Prime Minister of India in 2045. ये एक स्टेटमेंट है बच्चों. Who all say yes and who all say no? चलिए मान लेते हैं कि कुछ बच्चे कह रहे हैं यस और कुछ बच्चे कह रहे हैं नो. बट ऑब्वियस सी बात है, एक आंसर तो पक्का है, यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है. यस और नो. चलिए एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं चिल्ड्रन, एक और स्टेटमेंट. श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी will be back from Australia soon. Answer is yes or no? Yes. समझ में आ गया? और is back from Australia soon आंसर क्या होगा? Yes. Very good. इसको लिखिएगा मत. श्री अमित शाह जो अभी इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, will be the PM of India sometimes in future. Yes, no or can't say. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो यहाँ पे आपका आंसर है कांट से. सर होम मिनिस्टर हैं तो भाई बन भी सकते हैं प्राइम मिनिस्टर. समझ में आ गया? चाहे 1% प्रोबेबिलिटी आपके दिमाग में हो सकती है यस की, बट हो सकता है सर. समझ में आ गया? तो आप यस तो नहीं बोल सकते कि भाई पक्का नहीं है सर कि वो बनेंगे, ये भी पक्का नहीं है कि वो नहीं बनेंगे. तो आपका आंसर क्या है? सो ऐसे स्टेटमेंट्स where the answer is can't say children, we call them as normative economics. और जहां पे आपका आंसर yes या no में आ जाए, जिस चीज को आप वेरीफाई कर सकते हैं that is called as positive, और जिस चीज को बच्चों आप वेरीफाई नहीं कर सकते that is called as normative. So I hope so positive and normative went well with everybody. तो यहां पे कुछ लिखा भी है, ध्यान से सुनिएगा. अ फॉल इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड फॉर ओन लेबल सुपरमार्केट फूड्स. इसका क्या मतलब है? जब लोगों की कमाई कम होती है तो वो लोकल छाप सामान ज्यादा खरीदते हैं. यस और नो? यस और नो चिल्ड्रन? कुछ लोग नो भी बोलेंगे, बट कांट से तो कोई नहीं बोलेगा ना. कांट से तो कोई नहीं बोलेगा. अ रिडक्शन इन इनकम टैक्स विल इंप्रूव इंसेंटिव ऑफ द अनएम्प्लॉयड टू फाइंड वर्क. अगर आपकी कमाई पे टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है तो शायद आप उतना ज्यादा कमाने की चाहत कभी रखे ही ना. बट अगर कमाई पे टैक्स बहुत कम है तो आप भी चाहेंगे चलो पैसा कमाते हैं, टैक्स तो देना नहीं पड़ेगा, जो मिलेगा सब अपना है. यस और नो चिल्ड्रन? कुछ लोग नौकरी करना चाहेंगे और कुछ लोग. क्या आंसर आपका कांट से होगा यहाँ पे? नो. अ राइज इन एवरेज टेम्परेचर विल इंक्रीज द डिमांड फॉर सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स. गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी सनस्क्रीन वगैरह क्रीम वगैरह लोग ज्यादा खरीदेंगे. क्यों सर? हमारा सर पेट डॉग है, वो सनस्क्रीन नहीं लगाता. चलिए आपका आंसर नो हो सकता है, बट सर मम्मी के लिए जरूर खरीदेंगे, तो आंसर यस हो सकता है. कैन इट बी? कांट से? नो. हायर इंटरेस्ट रेट विल रिड्यूस हाउस प्राइसेस. बिल्कुल. जब लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भयंकर बढ़ेगा, क्या पब्लिक लोन लेने जाएगी घर खरीदने के लिए? बिल्डर के घर बिकेंगे नहीं क्योंकि पब्लिक जाएगी नहीं बैंक में, तो बेचारे को घर बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइस कम करना पड़ेगा. हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं. नहीं सर आप बकवास कर रहे हैं. तो अगर आपका आंसर यस या नो में है तो हम क्या बोलेंगे इसे? मालविया जी समझ गए? आत्मा शांत हो गई. चलिए नॉर्मेटिव क्या होता है? पॉल्यूशन इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम. नो सर, बच्चों का पबजी खेलना इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम. कोई कह रहा नहीं आवारा की तरह घूमना इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम. जवाब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर हार्मफुल देन इन्फ्लेशन. दाम का बढ़ना ज्यादा खतरनाक है या बेरोजगार रहना ज्यादा खतरनाक है? सबके अलग अलग जवाब हैं, सही जवाब कोई नहीं दे पा रहा. इट इज कांट से.
तो किसी भी बात का जवाब अगर कांट से है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा 2026 में, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। क्लियर? मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह जी बड़े जीनियस प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी जी कंट्री को रूल कर सकती हैं, तो ये यस और नो के जो जवाब हैं ये क्या हो गए? पॉजिटिव। समझ में आ गया? गवर्नमेंट इज राइट टू इंट्रोड्यूस अ बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, सही भी और तो सर पब्लिक प्लेस पे अगर बैन है तो लोग घर में स्मोक करेंगे और बीवी चप्पल मारेगी उनको, तो सर कांट से। समझ में आया? रिटायरमेंट एज को 70 कर देना चाहिए, क्योंकि लोग तो जल्दी मर नहीं रहे हैं, तो 70-75 साल तक कम से कम नौकरी करें, नहीं तो घर में दिन भर घबड़ 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 दिन भर बुढ़ा गुजर चिल्लाता ही रहेगा। तो इससे ज्यादा से ज्यादा दिन नौकरी करेंगे तो सुबह ऑफिस निकल जाएंगे, आधा दिन घर में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। तो बच्चों आपके हिसाब से सही है? चलिए, कुछ बच्चे बोलेंगे सर नौकरी ही जब करते रहेंगे तो फिर जीवन कब जिएंगे लाइफ में, जब इतने साल तक नौकरी गुजार दी तो ये एज 70 साल नहीं करनी चाहिए। तो कुछ का आंसर यस होगा, कुछ का, बट कॉन्फिडेंट आंसर इज कांट से। मिनिमम वेज इज गुड फॉर सोसाइटी, मिनिमम वेज मतलब कम से कम कानून के अकॉर्डिंगली एक अमाउंट आपको मिले ताकि आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अगर कानून बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, कानून बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो कुछ एम्प्लॉयर्स पता है क्या करेंगे, बस मिनिमम ही सैलरी आपको देंगे चाहे आपका एफिशिएंसी लेवल कितना भी ज्यादा हो। तो यू कैनॉट से कि इससे फायदा होगा या नुकसान। तो दो बातें क्लियर रखिएगा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के लिए। एनी स्टेटमेंट, एनी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इफ फेवरेबल और अनफेवरेबल, यस और नो, क्या बोलेंगे आप? बट अगर आपका जवाब कांट से तो क्या होगा? तो जो बच्चे एग्जाम में आंसर लिख के आते हैं उनको मार्क्स मिलते हैं, जिनको नहीं मिलते जीरो मिलते हैं, दोनों। बट जो खाली क्वेश्चन नंबर छोड़ के चले आए, दुनिया के पैदाइशी कंफ्यूज्ड, मैं तो कहता हूं लिखो, गलत लिखने पे जीरो मिलेगा, ना लिखने पे भी आपको जो समझ में आ रहा है लिखिए, शायद टीचर के अंदर ममता झलक जाए और थोड़े से आधे 1 नंबर 4 में से 5 में से आपको दे दे। तो क्या आंसर खाली छोड़ना अच्छी बात है? अरे पैसे लगे आपके पापा के, आपने एग्जामिनेशन फीस दी है, पेपर लिख के आइए। ना हो तो कुछ कुछ होता है कि स्टोरी लिख के चले आइए, मतलब लिटरली स्टोरी मत लिख के आइएगा, कुछ मीनिंगफुल आप लिख के आएंगे तो एटलीस्ट मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव चिल्ड्रन? कंफर्म? पक्का? नोट्स में ऑलरेडी है आपके पास, आप इसको अपडेट कर लीजिए। जिनके पास नोट्स नहीं है नॉट टू वरी, जब आएंगे तो मिल जाएंगे। ये मार्क जकरबर्ग और अमित शाह वाला एग्जाम्पल नोट डाउन कर लें क्विकली। पॉजिटिव नॉर्मेटिव समझ में आ गया? शागर जी समझ गए पॉजिटिव नॉर्मेटिव? यही दिल में एक दर्द था कि सर ने छोड़ दिया है। अब ये सिलेबस से बाहर चला जा चुका है बच्चों, किसी जमाने में हुआ करता था। आईसी वाले बच्चों को तो ये उनकी बुक्स में मिलेगा ही नहीं, ये उनको क्लास 12 की बुक में लिखा हुआ मिलेगा। ओके चलिए, सो पॉजिटिव नॉर्मेटिव मैंने आपको बता दिया, डिफरेंसेस आप समझ जाएंगे। अगला शब्द इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आता है चिल्ड्रन? स्कार्सिटी और स्केसिटी। जिस चीज की स्केसिटी होगी लोगों की नजरों में इंपॉर्टेंस भी उसी की सबसे ज्यादा। खोपड़े में बात गई। आपके सामने 1 kg गोल्ड रखा हुआ है और आपके सामने 10 किलोग्राम स्टील रखा हुआ है या 100 किलोग्राम, किसको लेना पसंद करेंगे? अरे 100 किलोग्राम स्टील है और गोल्ड तो 1 ही kg है, 100 गुना ज्यादा मिलेगा आपको, गोल्ड लेंगे? गोल्ड 1 kg विल कॉस्ट यू अराउंड 62 lakhs। और स्टील कितने रुपए किलो होगा? मान लीजिए 90 रुपी केजी, मान लीजिए 90 रुपी केजी फॉर एग्जाम्पल। हाँ 89-90, लोग होलसेल रेट बता रहे हैं, मैं रिटेल रेट बता रहा हूँ। 90 रुपी केजी मान लीजिए, तो 100 किलो कितने का हो गया? 90 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90,000 का, और तब भी वो 62 लाख रुपए का है। सर हमको अगर 15 ग्राम गोल्ड भी मिलेगा ना तब भी हम गोल्ड ले लेंगे और 100 किलो स्टील नहीं लेंगे। क्यों गोल्ड इतना ज्यादा महंगा है बच्चों? कुछ लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 62 लाख का कैसे हुआ। अभी मैंने गूगल का प्राइस चेक किया था, लगभग 62,000 10 ग्राम गोल्ड का रेट है, तो 100 ग्राम हो गया 6,20,000 का, और 1,000 ग्राम मतलब 1 किलो कितने का हो गया? 62 लाख रुपए का। समझ में आ गया? तो क्यों गोल्ड इतना महंगा है भाई? क्योंकि सब रिसोर्सेज स्केर्स हैं। दैट उसको माइन करने वाले रिसोर्सेज स्केर्स हैं। अगर घर में गड्ढा खोद के गोल्ड निकल आता
समझ में आ गया? क्या गोल्ड की इतनी वैल्यू होती चिल्ड्रन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हर बार जब हम एक्सपेंसिव मेटल की बात करते हैं तो हम गोल्ड को ही लेते हैं, यस और नो चिल्ड्रन? आपने भी आज से पहले बहुत टीचरों के मुंह से ऐसा सुना होगा कुछ पढ़ते समय। बट गोल्ड से भी ज्यादा रेट किसका होता है चिल्ड्रन? प्लैटिनम। और प्लैटिनम से भी महंगा होता है रोडियम, इरिडियम। ये उससे भी महंगे मेटल्स हैं। बट सर इनका तो हमने इतना नाम सुना ही नहीं मार्केट में, क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा ज्वेलरी मेकिंग में इस्तेमाल होता है। और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड का कंजम्पशन किस कंट्री में बच्चों? सबसे ज्यादा गोल्ड के कंज्यूमर्स कहां पे पूरी दुनिया में? इंडिया। इंडिया में जितना गोल्ड खरीदा जाता है पूरी दुनिया में उतना गोल्ड नहीं खरीदा जाता। पूरी दुनिया में जितना गोल्ड माइन किया जाता है बच्चों, 90% अकेले खपत इंडिया के अंदर है उसकी। जी हाँ, 90%। चाहे वो पॉलिश हो गए यहां से दूसरे देश बेचने जाता हो, डायमंड तो समझ लीजिए 95%। 95%। तो इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड, ये नहीं कि पूरे वर्ल्ड का 90% यहाँ के लोग खरीदते हैं, बट यहां से प्रोसेस होके जाता है। यहां से प्रोसेस होके जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत कम है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? और बोला भी जाता है इंडिया के लिए तो, एन इंडियन लेडी कैन सैक्रिफाइस हर हस्बैंड बट नॉट गोल्ड। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? आपने सुना होगा घर में पापा ने मम्मी को 5 बार बोला, अरे सुनती हो भाग्यवंती, फॉर्चूनर, चलो मूवी देखने चले। मम्मी ने 5 बार बोलने पे भी 6 बार डिनाई कर दिया। और गलती से अगर मम्मी को एक बार स्मेल आ गई, पापा सोच रहे हैं गोल्ड शॉप तनिष्क कल्याण ज्वेलर्स जाने को, मम्मी कहेंगे चलिए आप तैयार नहीं हुए। पापा कह रहे हैं कहाँ जाना है? अरे आप ही तो मन में सोच रहे हैं गोल्ड खरीदना है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा क्यों होता है? अब इसके ऊपर तो मैंने कोई रिसर्च करने की कोशिश और हिम्मत नहीं की है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? चलिए, तो गोल्ड को इसीलिए एक्सपेंसिव माना गया है, इतनी इसको इंपॉर्टेंस दी गई है कि दुनिया में जब बच्चों एक्सपेंसिव मेटल्स, स्कार्स मेटल्स की माइनिंग हो रही थी, तो सबसे पहले दुनिया को जो सबसे ज्यादा नजर आया वो गोल्ड ही था। और गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिससे ज्वेलरी मेकिंग बहुत इजीली हो जाती है। रोडियम और इरिडियम से और प्लैटिनम से इतना इजी नहीं होता, बिकॉज वो और हार्ड मेटल है, और हार्ड मेटल है। तो प्लैटिनम का रेट मार्केट में सस्ता है। क्यों सस्ता है? इसलिए नहीं कि उसकी स्कैसिटी नहीं है, इसलिए सस्ता है कि ज्यादातर लोग उसको खरीदना नहीं चाहते हैं। मुंबई, दिल्ली मेट्रोज में अब धीरे धीरे फैशन आ रहा है प्लैटिनम ज्वेलरी पहनने का, तो उसके मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा है। हो सकता है 10 साल बाद जितना इंपॉर्टेंस आज लोग गोल्ड को दे रहे हैं उतना प्लैटिनम को देने लग जाए। तो स्कैसिटी का मतलब समझ में आ गया? पक्का? तो आपको भी अगर अपनी वैल्यू जीवन में बढ़ानी है लोगों के सामने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्कैसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्लास में नहीं, दोस्त जब घर में मिलने आए उनके सामने। ये नहीं कोई बोला आओ भाई चलो, आओ बहन चलो, चलो चले, हम तो खाली है कोई काम ही नहीं है, तो आपकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। समझ में आई बात? नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या होती है सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम? यही होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। रिसोर्सेज जो हमारे पास दुनिया में अवेलेबल हैं चिल्ड्रन, दे आर अवेलेबल इन, एंड चिल्ड्रन इनको सेटिस्फाई करने की जो वांट्स हैं दे आर अनलिमिटेड। दिस इज द रीजन क्यों आती है हमारे सामने प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम इकोनॉमी से, कंट्री से, रिसोर्सेज से, वांट से रिलेटेड है। जो बातें कहां पढ़ाई जाती हैं? इकोनॉमिक्स में। दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किसी के दिमाग में प्रॉब्लम है, भूल जाता है, तो क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम। हर तीसरे चौथे दिन मनुष्य बीमार पड़ जाता है, क्योंकि पूजा पाठ कर नहीं रहा है, सुंदरकांड कर नहीं रहा है, मोमोज खा रहा है। क्या होगा? फिजिकल प्रॉब्लम। तो इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। समझ में आ गया? होती क्या है सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम? बहुत होती है बच्चों, बट मैं इसका कॉज आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला कॉज क्या है? जो आपकी जीभ और पेट है ये रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हे भगवान, हे भगवान 10th में 90 दिलवा दो, हे भगवान 10th में 90 दो, आगे कुछ नहीं मांगेंगे। अब 10th में तो भगवान ने 92 दिलवा दिया, क्योंकि आपने ऑफर दिया था, एक्सचेंज ऑफर भगवान को, कि आगे कुछ भी नहीं मांगेंगे। फिर मंदिर गए थे कुछ लोग कल, हे भगवान सर से को थोड़ा होमवर्क कम दे, हे भगवान सर से को होमवर्क कम दे, हे भगवान सर को उठा लो। तो भगवान ने कहा ठीक है, आज सुबह उनको 8:30 बजे उठवा लेते हैं ताकि क्लास जल्दी हो जाए। सो आपकी जीभ और पेट कभी शांत नहीं होते, चबर 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 चलते ही जाते हैं। और ये बचपन से नौटंकी चल रही है आपकी। पहले किंडर जॉय मांगते थे पापा मम्मी से, उसके बाद खिलौने मांगने लग गए। अब 10th पास कर लिया तो ऐसे जैसे आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च कर दी, कोई दूसरा प्लेनेट ढूंढ लिया है, हमको मोबाइल फोन ले दीजिए। क्या दलिद्रों वाली हरकतें हैं। अरे मांगना है तो जुपिटर मांगो, यूरेनस मांगो, नेपट्यून मांगो, सैटर्न मांगो, कोई प्लेनेट मांगो।
पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? तो आपकी जो वांट्स है ये अनलिमिटेड और रेकरिंग है। जब तक ये अनलिमिटेड रहेंगी समस्या कभी खत्म क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिसोर्सेज उसको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कम है। यही हमारा सेकंड पॉइंट है। मम्मी को एक बच्चे ने बोला कि मेरे को आईफोन 14 प्रो मैक्स अल्ट्रा डायनेमिक चाहिए। समझ में आ गया? कितने का है? ओनली 3,25,000। मम्मी के लिए दिमाग खराब हो गया है और अपने लिए 9 लाख रुपए का तनिष्क और कल्याण ज्वेलर्स से एक एक 9 लाख का हार ले आई। अब आपका 3.25 लाख का आईफोन उनको महंगा लगता है, बट अपनी ज्वेलरी उनको महंगी क्यों लगती? क्योंकि भाई ज्वेलरी का दाम तो बढ़ेगा। कल को आपकी शादी होगी, हाथ पीले होंगे, गाल लाल तो होंगे एग्जाम के बाद, तो 9 लाख की ज्वेलरी 90 लाख में बिकेगी और 3,25,000 का आईफोन 32,500 में भी नहीं बिकने वाला। बात समझ में आई कि नहीं आई? कंफर्म? तो ये रिसोर्स जो है ये ज्यादा वांट सेटिस्फाई करेगा, तो हम ज्यादा पैसा खर्च करके भी इसको अक्वायर कर लेंगे। बातें समझ में आई? पक्का? आपको इकोनॉमिक्स की कोई बुक मिल रही है मार्केट में 499 की और बहुत बढ़िया किताब है, और 499 के मोमोज भी मिल रहे हैं 6 पीस। वेयर यू वुड इन्वेस्ट योर मनी? मोमोज में? हाँ, कोई हबशी टाइप के लोग हैं कह रहे हैं मोमोज खाएंगे। ये है ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ दैट रिसोर्स। व्हाट? आपका एग्जाम आने वाला है और आपको चाहिए एक एनालॉग वॉच, क्योंकि स्मार्ट वॉच एग्जाम में अलाउड 1999 की भी वॉच है चिल्ड्रन और 999 की भी वॉच है। विच वन यू वुड लाइक टू बाय? 999। और बाकी का जो सर 1,000 होगा वो आपको गिफ्ट कर देंगे। आपने आइडिया दिया है सर, क्योंकि खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो जिन लोगों ने इसको अभी तक नोट डाउन नहीं किया है, इन चीजों को प्लीज मार्क कर लें ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज का एग्जाम्पल समझते हुए। वेरी क्विकली चिल्ड्रन, वेरी क्विकली। नोट्स में आपके पास एम्पल ऑफ स्पेस है, वहीं लिख सकते हैं इसको। सो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। बुक कॉस्टिंग ₹499 and meal costing $499. Wrist watch costing ₹1,999 and wrist watch costing $999. Be quick to this. Then children, हमने कुछ फोकस किया था, सबको याद होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। भाई प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि इंडिया में जितने रिसोर्सेस की जरूरत लोगों को, सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, हमें आपको है, वो सब अवेलेबल है? अद्वैत जी कैसा है? जितनी ख्वाहिशें आपकी हैं क्या सब पूरी हो जाती हैं? नो। तो हमारे पास क्योंकि रिसोर्सेस फिक्स्ड है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। खैर ये पूरा टेक्स्ट हम पिछली क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इनको हम फिर से पढ़ने में जरा भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। दिस ऑल वी हैव ऑलरेडी डन। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अपने सीक्वेंस में इसको पढ़ेंगे। जो नई बातें मेरे को आज आपको बतानी थी, दैट वाज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। बाकी ये कंटेंट आपने पूरा पढ़ा हुआ है, पीपीसी एंड ऑल। व्हाट इट? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? शिफ्ट इन पीपीसी भी हम पढ़ चुके थे। चलिए, कुछ यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स ट्रू फॉल्स मिलेंगे, इनको जरूर करिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, इनको जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आंसर लिखने को नहीं आएगा, आपकी नॉलेज की टेस्टिंग भी होती है। तो इसलिए एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। व्हाट इट? मैं आपको कुछ जब पीपीसी में शिफ्ट पढ़ा रहा था, बता रहा था ना एग्जाम्पल लेके, मेक इन इंडिया होगा तो बाहर वाली फैक्ट्रीज इंडिया में प्लांट लगाएंगी, तो पीपीसी बच्चों बाहर की तरफ शिफ्ट होगा कि अंदर शिफ्ट होगा? बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। एजुकेशन फॉर ऑल, सर्व शिक्षा अभियान जब होगा, तो और प्राइवेट बिजनेसमैन को बोला जाएगा आप स्कूल खोलिए। स्कूल में आप जितना प्रॉफिट कमाएंगे, अगर आप उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाते हैं, तो हम आपसे उस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे, प्रोवाइडेड 25% बच्चे हर क्लास में बिलो द पॉवर्टी लाइन के आपको पढ़ाने पड़ेंगे। तो बिजनेसमैन का क्या फायदा है भाई? एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा। सरकार का क्या फायदा है? हर क्लास में 50 में 10 बच्चा जब फ्री में पढ़ेगा, पूरे स्कूल में 250 बच्चे अगर फ्री में पढ़ेंगे एक स्कूल में, और ऐसे 1,000 स्कूल इंडिया में खुल जाए, तो 2-2.5 लाख की एजुकेशन पे गवर्नमेंट को पैसा खर्च नहीं करना। तो इससे भी रिसोर्सेज और आएंगी कंट्री के अंदर या कम हो जाएंगी? तो इट विल गो आउट। मोदी जी गए ऑस्ट्रेलिया, कुछ समझा बुझा के आए होंगे, और वहां से 2-4 बिजनेसमैन को इंडिया ले आएंगे। तो जब इंडिया ले आएंगे तो व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? रिसोर्सेज वुड इंक्रीज और रिसोर्सेज वुड डिक्रीज। पीपीसी बाहर जाएगा कि अंदर आएगा? बाहर जाएगा। इंडिया में आईआईटीज पहले कम हुआ करते थे, कुल 7 आईआईटीज, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड आईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कुल 9 आईआईटीज इंडिया में हुआ करते थे आज से 10 साल 15 साल पहले।
बट आज इंडिया में आईटीज बहुत ढेर सारे हो गए। पहले आईएम कितने थे? अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, इंदौर, 6 आईएम्स इंडिया में थे बस। अब इंडिया में आईएम शिलोंग हो गया है, आईएम जम्मू हो गया है, आईएम रोहतक हो गया है, कितने ढेर सारे आईएम्स बन गए। क्यों बने हैं ये? ताकि लोग जो उस तरह की एजुकेशन लेना चाहते हैं उनको और पढ़ाई करने का मौका मिले, बेटर एंटरप्रेन्योर्स हमारी कंट्री में बनाए जा सके। तो रिसोर्सेज बढ़ेंगी या घटेंगी? पीपीसी बाहर जाएगा अंदर आएगा? अभी बाहर अंदर वाला नए बच्चे भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो टेंशन ना लें। डिजिटल इंडिया स्कीम लॉन्च हो गई बच्चों, काफी पैसे सीधे बैंक अकाउंट में लोगों के आने लग गए, तो लोगों की जो ब्लैक मनी वाली इनकम थी कम हो गई, क्योंकि आप पैसा कमाते थे, खर्च करते थे और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते थे। डिजिटल इंडिया से क्या हुआ? आपकी सारी कमाई बैंक में आ रही है। आप अगर टैक्स नहीं भी देंगे तो गवर्नमेंट को खबर लग जाएगी और प्रेम पत्र घर पे पहुंच जाएगा आपके। समझ में आ गई बच्चों बात? अनएम्प्लॉयमेंट अगर कंट्री में रिड्यूस होगा तो रिसोर्सेज बढ़ेंगी बच्चों की घटेंगी? बढ़ेंगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है मतलब एम्प्लॉयमेंट कब बढ़ेगा? जब और फैक्ट्री लगेगी और बिजनेस सेटअप होगा। तो पीपीसी बाहर जाएगा कि अंदर आएगा? सिंपल एज दैट। मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज आर कमिंग टू इंडिया। सैमसंग ने 2-3 साल पहले अपना प्लांट अभी लगा लिया, एप्पल वाले इंडिया में आ रहे हैं। कितनी कंपनीज यहाँ पे व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रही हैं? 1982 तक इंडिया में सिर्फ 2 कंपनीज की गाड़ियां बनती थी, एम्बेसडर एंड फिएट। 83-84 मारुति आ गया, 97-98 में हुंडई, टाटा, जनरल मोटर्स ये आ गए। एज ऑफ टुडे मर्सिडीज का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है, बीएमडब्ल्यू है, कुछ गाड़ियां तो बन के ही बाहर से आती हैं, एमजी हेक्टर आ गया। इन सब से क्या हुआ? रिसोर्सेज बढ़े देश में या घटे? पीपीसी कहां गया? बाहर भगा दिया उसको, लात मार दी बाहर। अपवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एक पहले मैं अपनी क्वेरी क्लियर कर लूं फिर आपका डाउट बताता हूँ। लॉट ऑफ पीपल डाइड इन फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉयड इन एन अर्थक्वेक। इससे क्या होगा बच्चों? पीपीसी पे इफेक्ट अंदर आएगा या बाहर जाएगा? अंदर आएगा। सर अर्थक्वेक आया, मशीन नीचे चली गई, नीचे से उठा लेंगे सर मशीन? अरे मशीन टूट गई है, अब वो मशीन इस्तेमाल करने लायक नहीं है, तो पीपीसी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हाँ वंशी पूछिए अपनी क्वेरी। अगर इंडिया की पॉपुलेशन कम होगी तो लैंड पे, कैपिटल पे इफेक्ट पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, ये इग्नोरेबल है। पॉपुलेशन कम होगी तो जमीन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कैपिटल उतना ही रहेगा, बट काम करने वाले लोगों की जो मेहनत है वो डेफिनेटली कम होगी, तो लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर जाएगा। एंटरप्रेन्योर्स मर जाएंगे तो इनोवेशन नहीं आएगा। व्हाट इट क्लियर? इनोवेशन नहीं आएगा, लोग मर गए क्योंकि, तो क्या होगा? एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का इनोवेशन कम होगा, रिसोर्सेज कम हो जाएंगी, तो अंदर ही आएगा। ओके, एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा, लोग मर गए तो नौकरी हम देंगे किसको? वो तो डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन का पॉपुलेशन से तभी लेना देना है कि जब पॉपुलेशन बढ़े, लोगों के पास पैसा तो है बट प्रोडक्शन उतना नहीं है, तो सामान खरीदने कस्टमर मार्केट जा रहा है बट सामान अवेलेबल नहीं है, तो इन्फ्लेशन है। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ हमारा पूरा पहला चैप्टर होता है समाप्त।